नमस्कार दोस्तों और प्रिय छात्रों। आज तर्कशास्त्र की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे निगमनात्मक तर्कशास्त्र या निगमनात्मक युक्ति, उनकी विषय वस्तु, उनके स्वरूप तथा निगमनात्मक युक्तियों के नियम तथा दोष की। निगमनात्मक युक्ति क्या होती है? निगमनात्मक तर्कशास्त्र क्या होता है? निगमनात्मक तर्कशास्त्र वो होता है जहाँ पर हम सामान्य आधार वाक्यों से विशेष निष्कर्ष वाक्य पर पहुंचकर अपने तर्क का निर्माण करते हैं। उसे हम निगमनात्मक युक्ति या निगमनात्मक तर्क कहते हैं। यानी कि सामान्य से विशेष पर जाने की प्रक्रिया निगमनात्मक युक्ति के अंतर्गत आती है। निगमनात्मक युक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो ये है कि जब आधार वाक्य सत्य होते हैं तो निष्कर्ष अवश्य ही सत्य होगा, या अब आधार वाक्यों के सत्य होने की दशा में निष्कर्ष अवश्य ही सत्य होगा। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष असत्य हो। यानी कि निष्कर्ष अपने आधार वाक्यों से अनिवार्य रूप से निकलता है। इसलिए निगमनात्मक युक्तियां अनिवार्य रूप से सत्य होती हैं, यानी कि वैध होती हैं। सत्य। तो निष्कर्ष अपने आधार वाक्यों से निगमित होता है और सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सामान्य से सामान्य की ओर निगमनात्मक युक्ति में नहीं जा सकते, लेकिन मोस्टली अधिकांशतः जो मुख्य जो उसकी परिभाषा है निगमनात्मक युक्ति है, सामान्य से विशेष पर जाने की प्रक्रिया निगमन, या सामान्य आधार वाक्यों से विशेष आधार वाक्य निष्कर्ष वाक्य निकालने की प्रक्रिया निगमनात्मक युक्ति के अंतर्गत आती है, निगमन के अंतर्गत आती है। अब इसकी कुछ निगमनात्मक युक्ति कुछ विशेषताएं होती हैं, अर्थात जो वैध और अवैध होती हैं। यानी कि अवैधता के लिए तो यह है कि यदि दोनों आधार वाक्य सत्य हो, निष्कर्ष असत्य हो, तो निष्की युक्ति निगमनात्मक युक्ति अनिवार्य रूप से अवैध होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष असत्य हो। दूसरी ये कि एक वैध युक्ति के सभी आधार वाक्य सत्य भी हो सकते हैं, होते ही हैं, और एक अवैध युक्ति के सभी आधार वाक्य सत्य हो सकते हैं। दूसरा ये कि एक वैध युक्ति के सभी आधार वाक्य असत्य हो सकते हैं और निष्कर्ष भी असत्य हो सकता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है निगमनात्मक युक्तियों के संबंध में कि एक वैध निगमनात्मक युक्ति के सभी आधार वाक्य और निष्कर्ष असत्य हो सकते हैं। एक वैध युक्ति का एक आधार वाक्य सत्य और असत्य भी हो सकता है। तो ये अनिवार्यता जो है निगमनात्मक युक्ति की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो आधार वाक्य जब दोनों सत्य होते हैं तो निष्कर्ष निश्चित रूप से निगमित होता है और वो सत्य होता है। यदि वो असत्य है तो युक्ति अवैध होगी। अब बात करते हैं उनकी विषय वस्तु की। उनके ये तो स्वरूप की बात हुई, विषय वस्तु क्या होती है? हमारा संबंध निगमनात्मक युक्ति में जो हमारा जो संदर्भ होता है वो होता है उनके आकार से, कि वो किस आकार में है, यानी कि जो आधार वाक्य हैं वो किस फॉर्म में हैं। हमें आधार वाक्यों की सत्यता असत्यता से उतना संबंध नहीं होता है जितना संबंध उनके आकार से होता है। यदि वो एक आकार में है, एक फॉर्मेट में है, तो वो नियमों के अनुसार हैं तो वैध होगी और या अवैध होगी। उनके आकार ही डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं कि युक्ति वैध है या अवैध है। युक्तियों के जो तर्क वाक्य होते हैं या प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं, उनकी सत्यता असत्यता से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना उनके आकार से पड़ता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं कि आधार वाक्यों के असत्य होने के बाद भी
सभी आधार वाक्यों के असत्य और निष्कर्ष के असत्य में वो युक्ति वैध हो सकती है, क्योंकि वो अपने आकार में नियमों के अनुसार खरी उतरती है। तो वैधता अवैधता के लिए जो नियम और दोष बताए गए हैं निगमनात्मक युक्तियों के लिए, उसमें वेन डायग्राम है, उसमें आकृति और अवस्थाएं हैं, और उसमें कुछ दोष और नियम हैं जिनके आधार पर हम निगमनात्मक युक्ति की वैधता और अवैधता प्रमाणित करते हैं। तो निगमनात्मक युक्ति की जो विषय वस्तु है वो उनके आकार, उनकी और वैधता अवैधता है। अब हम बात करेंगे निगमनात्मक युक्तियों को वैध और अवैध नियम तथा दोष के आलोक में कैसे प्रमाणित किया जाता है। दोस्तों, निगमनात्मक युक्तियों में जो नियम और दोष पाए जाते हैं उन्हें आकारिक तर्क दोष की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि वो उनके आकार के कारण होते हैं, और उन तर्क दोष होने पर युक्ति अवैध होती है, अन्यथा नियमों के अनुसार होती है, और उनमें वो दोष नहीं होता है तो युक्ति वैध होती है और आकार में भी खरी उतरती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो नियम है और दोष है वो क्या है। कुल मिलाकर के जो न्याय वाक्य के दोष, तर्क दोष हैं आकार के, वो 6 प्रकार के हैं, और 6 प्रकार से हम उनकी वैधता या अवैधता प्रमाणित कर सकते हैं। पहला तर्क दोष है चतुष्पद दोष या अनेकार्थक दोष। जिस निगमनात्मक युक्ति में, देखिए सबसे पहले हम किसी भी निगमनात्मक युक्ति में केवल और केवल 3 ही पद होते हैं और होने चाहिए: मध्यम पद, बृहद पद या मुख्य पद, लघु पद या अमुख्य पद। तो ये 3 ही पद होते हैं। यदि इससे अधिक पद, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो चतुष्पद दोष के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण ले लेते हैं चतुष्पद दोष किसे कहेंगे। जैसे सभी सिपाही ब्रिटिश हैं, कुछ गोरे सिपाही बहादुर हैं, कुछ बहादुर ब्रिटिश हैं। अब देखिए इसमें सिपाही और ब्रिटिश, सिपाही तो इसमें मध्यम पद है, ब्रिटिश इसमें मुख्य पद है या बृहद पद है, और बहादुर इसमें अमुख्य पद या लघु पद है। यही पद रिपीट होते हैं निष्कर्ष में। अब देखिए इसमें जो दूसरा आधार वाक्य है, कुछ गोरे सिपाही बहादुर, इसमें गोरे शब्द आने पर, सिपाही के साथ गोरे शब्द लगने पर यहाँ ये चौथा पद आ जाता है। तो अब ऊपर सिपाही था और यहाँ गोरे सिपाही हो गया, तो ये 4 पद यहाँ पर हो गए, और इन 4 पदों की वजह से यहाँ पर जो दोष है वो चतुष्पद दोष के नाम से। अगर यहाँ पर और भी पद होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो भी वो चतुष्पद दोष के अंतर्गत ही रखा जाता है। चतुष्पद दोष को अनेकार्थक दोष भी कहते हैं। यानी कि चतुष्पद तब भी हो जाते हैं जब एक पद के एक से अधिक मीनिंग निकलते हो, या उसे अनेकार्थक दोष या द्वयार्थक दोष भी कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, सभी द्विज विद्वान हैं और सभी द्विज पंख वाले हैं। तो सभी पंख वाले विद्वान हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें केवल और केवल 3 ही पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका अर्थ अलग अलग है। यानी कि प्रथम आधार वाक्य में द्विज विद्वान के लिए, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, यहाँ द्विज विद्वान के लिए प्रयोग हुआ है, और दूसरे आधार वाक्य में द्विज एक पक्षी के लिए प्रयोग हुआ। द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है। तो यहाँ पंख वाले के संदर्भ में, तो यहाँ पर इसका अर्थ पक्षी हो गया, और ऊपर वाले में इसका अर्थ ब्राह्मण हो गया। तो यहाँ पर यह 4 पद वाला हो गया, या इसके अनेक अर्थ या 2 अर्थ हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी चतुष्पद दोष या अनेकार्थक दोष से ग्रसित है। तो अब चूंकि अनेकार्थक या द्वार्थ जो है वो कौन सा पद रखता है, ये उस बात पर निर्भर करता है, उसी पद से संबंधित दोष कहा जाएगा। यदि 2 अर्थ मध्यम पद रखता है तो अनेकार्थक या द्वयार्थक मध्यम पद दोष कहलाएगा। यदि
दो अर्थ या अनेक अर्थ, मुख्य पद या बृहद पद रखता है तो द्वयार्थक या अनेकार्थक मुख्य पद दोष या बृहद पद दोष कहलाएगा। और यदि दो अर्थ लघु पद रखता है या अमुख्य पद रखता है तो वह द्वयार्थक लघु पद दोष या द्वयार्थक अमुख्य पद दोष कहलाएगा और युक्ति अवैध होगी इस दोष के कारण, इन दोषों के कारण। तो ये दो दोष हो गए। अब हम तीसरे दोष की बात करते हैं। तीसरा दोष है अव्याप्त, सॉरी ये अभी पहला ही दोष था, ये उसी से संबंधित है, चतुष्पद दोष और अनेकार्थक दोष से। जो दूसरा दोष है वो है अव्याप्त मध्यम पद दोष। देखिए मध्यम पद मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है। जो आधार वाक्यों में दो बार आता है पद वो मध्य पद या हेतु पद कहलाता है। और उसे अगर इसमें यह है कि हेतु पद को या मध्यम पद को अपने आधार वाक्यों में कम से कम एक वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह युक्ति अवैध होगी और उससे संबंधित जो दोष होगा वो अव्याप्त मध्यम पद दोष या अव्याप्त हेतु पद दोष कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं मध्यम पद दोष से संबंधित की, अव्याप्त मध्यम पद दोष से, सभी सिपाही बहादुर हैं और कुछ बहादुर लड़ाकू हैं, तो कुछ लड़ाकू सिपाही हैं। तो इसमें देखिए जो मध्यम पद है वो है बहादुर, और वो बहादुर पद जो है मध्यम पद है और वो इन दोनों आधार वाक्यों में किसी में भी व्याप्त नहीं है। इसलिए इस युक्ति में जो दोष है वो अव्याप्त मध्यम पद दोष है और युक्ति अवैध है। तो इसका सही रूप क्या होगा? अगर वैध रूप की हम बात करें तो इसका सही रूप होगा कुछ सिपाही बहादुर हैं, और दूसरा जो आधार वाक्य होगा सभी बहादुर लड़ाकू हैं इसलिए कुछ लड़ाकू सिपाही हैं। ये इसका वैध रूप। अब हम तीसरे दोष की बात करते हैं। तीसरा दोष भी अव्याप्ति से संबंधित है, व्याप्ति से संबंधित है, और वो मुख्य पद और अमुख्य पद अव्याप्त पद दोष से संबंधित है। उसे अव्याप्त मुख्य पद या बृहद पद दोष कहते हैं, या अव्याप्त लघु पद दोष या अमुख्य पद दोष कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं मुख्य पद दोष से संबंधित एक उदाहरण की। इस उदाहरण को हम देखते हैं। सभी कुत्ते स्तनपायी हैं, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, अतः कोई बिल्ली स्तनपायी नहीं है। अब इसमें देखिए जो स्तनपायी है वो इसमें देखिए जो सभी कुत्ते स्तनपायी हैं, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, इसलिए कोई बिल्ली स्तनपायी नहीं है। इस स्थिति में अव्याप्त मुख्य पद दोष है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्तनपायी मुख्य पद है या बृहद पद है प्रथम आधार वाक्य में वो अव्याप्त है, और जो निष्कर्ष वाक्य कोई बिल्ली स्तनपायी नहीं है उसमें वो व्याप्त है। तो यानी कि निष्कर्ष में यदि कोई पद व्याप्त होता है और वो अपने आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है तो वो उससे संबंधित दोष कहलाएगा। अब इस निष्कर्ष में क्या है, बृहद पद जो स्तनपायी है वो निष्कर्ष में अव्याप्त है और व्याप्त है और अपने आधार वाक्यों में व्याप्त है। यानी कि कोई भी ऐसा पद जो अपने आधार वाक्यों में व्याप्त हो वो अव्याप्त हो, कोई भी ऐसा पद जो अपने आधार वाक्यों में अव्याप्त हो वो निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होना चाहिए। यदि वो निष्कर्ष में व्याप्त हो जाता है और अपने आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं होता है तो वो उससे संबंधित अव्याप्त पद दोष कहलाएगा। तो इस उदाहरण में सभी कुत्ते स्तनपायी हैं, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, अतः कोई बिल्ली स्तनपायी नहीं है में स्तनपायी जो है अपने निष्कर्ष में तो व्याप्त है लेकिन अपने आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है, और चूंकि यह मुख्य पद है और इसलिए यह अव्याप्त मुख्य पद दोष कहलाएगा। अब हम अमुख्य पद या लघु पद की बात करते हैं। इसका उदाहरण है सभी ब्रिटिश गोरे हैं और सभी ब्रिटिश भारतीयों के आलोचक हैं।
अतः सभी भारतीयों के आलोचक गोरे हैं। अब यहाँ पर देखिए अव्याप्त लघु पद दोष या अव्याप्त अमुख्य पद दोष है। इलिसिट माइनर कहते हैं इसको, अव्याप्त लघु पद दोष को, और मेजर को इलिसिट मेजर कहते हैं इंग्लिश में। इसमें देखिए जो भारतीयों के आलोचक, जो दूसरा आधार वाक्य है, ये लघु पद है और ये भारतीयों के आलोचक निष्कर्ष में व्याप्त है और अपने आधार वाक्य में अव्याप्त है, इसलिए यह अव्याप्त लघु पद दोष कहलाएगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थ प्रकार के दोष की। चतुर्थ प्रकार का जो दोष होता है वो कहलाता है निषेधात्मक आधार वाक्य दोष। यानी कि किसी भी वैध युक्ति के दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक या नेगेटिव नहीं हो सकते। यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हैं किसी युक्ति में, तो वो युक्ति अवैध होगी और उसमें जो दोष होगा वो निषेधात्मक आधार वाक्य दोष होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कौवा चतुर नहीं है, कुछ कौवे काले पक्षी नहीं हैं, इसलिए कुछ काले पक्षी चतुर नहीं हैं। तो इसमें दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक है, इसलिए ये अपने आप में इसका आकार में अगर मूड और फिगर में जाएंगे, आकृति अवस्था में जाएंगे और या वेन डायग्राम से कोशिश करेंगे तो यह अवैध ही सिद्ध होगी। और चूंकि ये दोषपूर्ण है, दोष है, तो भी अवैध ही है। इसी से निषेधात्मकता से संबंधित एक पांचवा दोष है जिसे हम कह देते हैं निषेधात्मक आधार कथन से भावात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष या विधेयात्मक निषेधात्मक आधार कथन से विधेयात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसका एक आधार कथन निषेधात्मक होता है उसका निष्कर्ष अवश्य ही निषेधात्मक होना चाहिए वैधता के लिए निगमनात्मक युक्ति में। तो चूंकि जो ऐसा नहीं है तो फिर वो, यदि उसका एक आधार कथन निषेधात्मक और निष्कर्ष विधेयात्मक है, निषेधात्मक नहीं है, तो वो निषेधात्मक निष्कर्ष से भावात्मक, निषेधात्मक आधार कथन से भावात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं इस उदाहरण की, कोई भी कौवा चतुर नहीं है, कुछ कौवे काले पक्षी हैं, अतः कुछ काले पक्षी चतुर हैं। तो देखिए इसमें जो प्रथम आधार वाक्य है, मुख्य आधार वाक्य है, वो निषेधात्मक है, लेकिन जो इसका निष्कर्ष है वो भावात्मक या विधेयात्मक है। तो इसमें जो दोष है वो निषेधात्मक आधार कथन से भावात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष है। इसका जो सही रूप होगा या वैध रूप होगा वो होगा कोई भी कौवा चतुर नहीं है, कुछ कौवे काले पक्षी हैं और कुछ काले पक्षी चतुर नहीं हैं। यानी कि इसका निष्कर्ष भी निषेधात्मक ही होना, तभी वो वैध होगी यदि उसका एक आधार वाक्य निषेधात्मक है। 5 दोष और वैधता के प्रमाण हुए। अब एक लास्ट और अंतिम न्याय वाक्य नियम तथा दोष की हम बात करते हैं तो वो है अस्तित्व परक दोष, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, या सर्वव्यापी आधार कथन से अंशव्यापी निष्कर्ष निकालने का दोष। कहने का मतलब है कि किसी भी वैध निगमनात्मक युक्ति का निष्कर्ष अस्तित्व परक या अंशव्यापी कथन है तो उस युक्ति का एक कथन अवश्य ही अस्तित्व परक होगा। यानी कि यदि किसी का निष्कर्ष अंशव्यापी या पर्टिकुलर है या एग्जिस्टेंशियल है तो उसका जो एक आधार वाक्य है वो अवश्य ही अंशव्यापी होगा। जैसे हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, सभी भारतीय विद्वान हैं, सभी मनुष्य भारतीय हैं, इसलिए कुछ मनुष्य विद्वान हैं। तो यहाँ पर दोनों आधार वाक्य तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो अंशव्यापी है। तो यहाँ पर विधेयात्मक या सर्वव्यापी आधार वाक्यों से अंशव्यापी निष्कर्ष निकालने का दोष अस्तित्व परक दोष है। अब इसका सही रूप होगा सभी भारतीय विद्वान हैं,
सभी मनुष्य भारतीय हैं, इसलिए सभी मनुष्य विद्वान हैं। इसलिए इसमें मतलब अस्तित्व परक दोष नहीं होगा, जो दूसरी युक्ति मैंने बताई है। तो ये लास्ट में जो मैंने बात की अस्तित्व परक दोष की, ये अस्तित्व परक दोष है। अगली कक्षा में हम फिर से बात करेंगे किसी अन्य तर्कशास्त्र के विषय पर। आज के लिए नमस्कार और धन्यवाद।